Hello, friends. Welcome to Kavish IAS Converting Possibilities into Reality. आज हम मेंस पर्याप्त के इस सेशन में जीएस पेपर 3 के साइंस एंड टेक सेशन में से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इंडियन स्पेस पॉलिसी इस पर डिस्कशन करेंगे। इंडियन स्पेस पॉलिसी क्या है, क्यों आया है, इसके पहले भी क्या कोई पॉलिसीज थी, उनमें क्या ड्रॉबैक्स थे और इंडियन स्पेस पॉलिसी के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडीज हैं, इन सब के बारे में इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन स्पेस पॉलिसी के आने के पहले अर्लियर पॉलिसीज क्या थी और उनके ड्रॉबैक्स क्या थे। दो मेन पॉलिसीज थी। पहला सैटेलाइट कम्युनिकेशन पॉलिसी और दूसरा रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसी। इन दोनों में एक प्रॉब्लम ये था कि हमें फॉरेन डिपार्टमेंट्स में फॉरेन टेक्नोलॉजीज के ऊपर रिलाय अपॉन करना पड़ता था। फर्स्ट वन सैटेलाइट कम्युनिकेशन पॉलिसी, जिसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दैट इज एफडीआई। प्रॉब्लम ये थी कि जैसी छोटी छोटी चीजें भी होती है, टीवी सिग्नल्स, इनके लिए भी अगर हम उन पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो जाते हैं। तो क्यों ना एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि ये इन्वेस्टमेंट हम दूसरे देशों पे खर्च ना करके अपने ही देश पर खर्च कर सकें। दूसरा है रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसी, जिसका नाम बाद में बदल के नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी कर दिया गया। इसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा के लिए भी हमें फॉरेन टेक्नोलॉजीज के ऊपर रिलाय अपॉन करना पड़ता था। इसमें भी काफी इन्वेस्टमेंट जाते थे। तो कम्युनिकेशन एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन, इन दोनों के लिए हम फॉरेन पर डिपेंड करते थे। और इंडियन स्पेस पॉलिसी के आने के बाद ये सारे इन्वेस्टमेंट्स हम अपने देश में ही करेंगे, अपने देश की एजेंसीज में ही कर सकते हैं। एक तीसरा बिल आया था दैट इज स्पेस एक्टिविटीज बिल्स। ये क्या करता था, ये स्ट्रीमलाइन करता था सारे अफेयर्स को ताकि प्रोसेस स्पीड अप हो सके। ये 2017 में आया था, फिर 2019 में इलेक्शन हुआ तो फिर ये सारा दोबारा कैंसिल हो गया। फिर दोबारा दूसरी बिल पास करने के लिए फिर से मीटिंग नहीं बुलाई गई, बल्कि इंडियन स्पेस पॉलिसी का प्रस्ताव रखा गया। नाउ व्हाट इज एक्चुअली इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023? इसका विजन जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट ने दिया है, इसरो ने दिया है, वो है टू एनेबल, एनकरेज एंड डेवलप अ फ्लरिशिंग कमर्शियल प्रेजेंस इन स्पेस। मतलब हम अपनी नॉलेज को, अपनी टेक्नोलॉजी को हम लोग कमर्शियलाइज करें, ओके, और प्राइवेट सेक्टर का हेल्प लें और उन्हें हेल्प दे भी। मीन्स जो सारे पैसे हम फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे थे, अब वही पैसे हम जरूरत पड़ने पर प्राइवेट सेक्टर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अपनी टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर को बेच भी सकते हैं। इससे हमारे रिसोर्सेस, बी इट द टेक्नोलॉजी इटसेल्फ और बी इट द फाइनेंस, बी इट द इकोनॉमी, दोनों ही हमारे खुद के पास रह जाते हैं और हम लोग एक बेटर पावर की तरह से आगे बढ़ सकते हैं। इससे स्पेस एज में compete करने में हमारे लिए काफी इजी होगा। स्पेस एज क्या है? जैसे कि स्टोन एज आया था, जैसे कि एआई एज चल रहा है, ग्राफीन एज चल रहा है, वैसे ही स्पेस एज भी होता है। मतलब जब हम स्पेस एक्सपीडिशंस में, स्पेस रिसर्च में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। स्पेस एज बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनेट आने के पहले, दूसरा इंटरनेट आने के बाद। मेनली फर्स्ट स्पेस इंटरनेट आने के पहले हुआ था, बिफोर इंटरनेट, whereas second space age after इंटरनेट हुआ। ओके, बट इस पॉलिसी के कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। क्योंकि ये पॉलिसी अभी बहुत नई है तो इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स अभी होने बाकी हैं। जैसे कि ये पॉलिसी में अभी तक कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं दिया गया है। मीन्स आप एक टेक्नोलॉजी को, स्पेस की नॉलेज को किस हद तक यूज कर सकते हो, किस हद तक कमर्शियलाइज कर सकते हो, किन एजेंसीज को आप लीज पे दे सकते हो या फिर बेच सकते हो, इन सब का लीगल फ्रेमवर्क अभी तक नहीं आया है। दूसरा, एक स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम भी नहीं बनाया गया है फॉर द डेवलपमेंट और फॉर फुलफिलमेंट। इनका स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम अभी तक नहीं बनाया गया है।
तो ये दोनों चीजें अभी भी इनकॉर्पोरेट होनी बाकी हैं। अब देखते हैं एक्चुअली इंडियन स्पेस पॉलिसी में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सो बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होंगे। पहला इसरो इटसेल्फ, दूसरा इन स्पेस, तीसरा एनएसआईएल, चौथा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इसरो क्या काम करेगा? इसरो अपना बेसिक काम करेगा, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सो पहले ये सबसे पहले अपना रिसर्च का काम करेगा। अब ये रिसर्च का काम पहले भी करता था, लेकिन साथ में उसे मैन्युफैक्चरिंग का भी ध्यान रखना पड़ता था। अब इसरो के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग का बर्डन कम हो जाता है, तो उसकी पूरी एनर्जी, उसका पूरा कंसंट्रेशन एंड टाइम रिसर्च पे जाएगा। दूसरे स्पेस इंस्टीट्यूशंस जो है हमारे देश के, बैंगलोर में है, कोयम्बटूर में है, काफी जगहों पर है, वहां से भी रिसर्च में एड करेगा इसरो। ओके, इन स्पेस है दूसरा, दैट इज इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। क्या करता है? ऑथराइज करता है। ये फाइनलाइज करेगा कि हाँ, हमें कोई चीज आगे बढ़ानी है या नहीं। सैंक्शन करना, क्लियरेंस देना कि चलो ये प्रोटोकॉल सही है, ये टेक्नोलॉजी सही है, इसको हम लोग आगे लेके जा सकते हैं, इसको कमर्शियलाइज कर सकते हैं, इसको हम लोग खरीद सकते हैं, इस तरह से। ओके, सो सैंक्शन करना, परमिशन देना, ये इन स्पेस का काम है। थर्ड वन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबली, जो नया है, दैट इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ओके, दैट इज, इसमें एनजीई होते हैं। एनजीई का मतलब क्या है? प्राइवेट सेक्टर, दैट इज नॉन गवर्नमेंटल एंटिटी, जो भी प्राइवेट सेक्टर से आते हैं, जैसे यूएस ऑलरेडी कर रहा है। ओके, यूएस में स्पेस एक्स बोलकर एक कंपनी है जो कि इलॉन मस्क की है, वो एक प्राइवेट कंपनी है। चाहे तो वो भी अपनी तरह से एक्सपीडिशंस कर सकते हैं। हमने अभी तक इतनी बड़ी अथॉरिटी नहीं दी है कि कोई प्राइवेट कंपनी अपनी खुद की स्पेस एक्सपीडिशन करे। राइट नाउ हम सिर्फ खरीदने बेचने की और रेंट पे, लीज पे देने की स्टेज पर हैं। तो ये बेसिकली कमर्शियल आर्म होता है। कमर्शियलाइज करने के लिए ये मेन बॉडी रखी गई है। ये लोग चाहे तो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लीज पर ले सकते हैं, दे सकते हैं, या फिर खरीद भी कर सकते हैं टेक्नोलॉजीज और एसेट। किनसे? हमारी खुद की कंपनी से, दैट इज हमारे हमारे इसरो से, या फिर फॉरेन एजेंसी से। इससे एक इनडायरेक्ट फायदा होता है हमें। क्या? अगर हम लोग कोई डील किसी प्राइवेट कंपनी से करते हैं, तो प्राइवेट कंपनी का इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट फॉरेन एजेंसी के साथ काफी टाई अप ऑलरेडी रहता है। तो डायरेक्टली फॉरेन से खरीदने की जगह जो हम डायरेक्ट फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे थे, हम अपने ही देश के प्राइवेट सेक्टर को वो चीज पैसे देंगे, उनसे खरीदेंगे। प्राइवेट सेक्टर फॉरेन से चाहे तो खरीद के या फिर वहां से इन्वेस्टमेंट लेके हमारी हेल्प कर सकता है। तो इससे पैसे का खर्चा काफी कम हो जाता है, इस तरह से। लास्ट आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। बेसिकली ये है मिनिस्टेरियल बॉडी। ठीक है, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज के साथ ये टाई अप करेगा। जैसे कि पहला, अगर हम फॉरेन एजेंसी के साथ टाई अप करते हैं तो क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक रिसर्च आएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इसमें आ जाएंगे, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी को हम लोग डिफेंस में भी यूज कर सकते हैं। ओके, एंटी सैटेलाइट एक टेक्नोलॉजी होती है, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे बाद में। तो वो डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ भी टाई अप किया जा सकता है। डीआरडीओ को हम लोग इनडायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं, इसरो। तो ये हो गया मेनली इंडियन स्पेस पॉलिसी का कॉन्सेप्ट। क्या होता है? एक बॉडी होगी जो रिसर्च करेगी, एक बॉडी होगी जो कि सैंक्शंस करेगी, एक बॉडी होगी जो कि कमर्शियलाइज करेगी, और फोर्थ बॉडी होगी मिनिस्टेरियल बॉडी। ये होती है इंडियन स्पेस पॉलिसी। तो क्या फायदा होगा हमें इंडियन स्पेस पॉलिसी से? अगर हम लोग अल्टीमेटली कमर्शियलाइज कर देते हैं,
तो हम लोग दूसरे देशों के साथ टाई अप कर सकते हैं। और बहुत सी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हमें बनानी है, जैसे कि इंडिया अपना खुद स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है जिसका नाम अभी तक रखा गया है ISS, दैट इज इसरो स्पेस रिसर्च। इसरो स्पेस रिसर्च ऑलरेडी दो स्पेस स्टेशन हैं, एक और दैट इज ISS अगेन, उसका नाम भी। फिर है TSS। ISS इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो नासा ने सेटअप किया है, और TSS जो चाइना ने सेटअप किया है, T स्टैंड्स फॉर टियागोंग। इंडियन स्पेस पॉलिसी की हेल्प से जब हमारे पास काफी पैसे आ जाएंगे, तब हम लोग भी अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन सेटअप कर सकते हैं। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि थ्रू स्पेस हम पर कौन किस तरह से विजिलेंस रख रहा है, और काफी तरह के दूसरे हेल्प हो सकते हैं, राइट? तो इसी तरह से हमें फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक आप पढ़िए। अगर आपको इस टॉपिक में या दूसरे किसी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो या कोई सजेशन चाहिए हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस इन दिस गिवन नंबर। अगर आपको कोचिंग या फिर गाइडेंस की, मेंटोरशिप की भी रिक्वायरमेंट हो फॉर UPSC एग्जाम्स और WBCS एग्जाम्स, ऑल्सो देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। हमारे दो सेंटर्स हैं, एक नॉर्थ कोलकाता में इन VIP रोड नियर हल्दीराम, और एक और है साउथ कोलकाता में हाजरा रोड पर। So for any requirement, you can contact us in this given number or in the chat box. तब तक के लिए stay happy, stay healthy and all the best.